दिल्ली के हैदरपुर बादली गांव की एक सकरी सी गली के आखिरी छोर पर बना एक टूटा फूटा कमरा। 19 अक्टूबर 2006 की बात है और वक्त रात के 10 बजे। कमरे में बल्ब की धीमी रोशनी में दो लोग बैठे थे। एक की उम्र करीब 30-32 साल और दूसरा करीब 25 साल का। सांवले रंग के पहले शख्स ने बोला, अनिल, बहुत दिन बाद आए हो, बोलो क्या खाओगे। गहरी सांस लेते हुए अनिल ने कहा, भैया आज मटन बना लो, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मैं मटन लेकर आता हूँ। यह कहते हुए शख्स बाहर चला गया और कुछ देर के बाद में लौटा तो बोला, अनिल, मटन आ गया है, चलो बनाते हैं। मटन पकते पकते रात के 12 बज गए। इस बीच दोनों लगातार शराब पी रहे थे। फिर दोनों मटन और रोटी खाने लगे। खाने के बाद अनिल ने जैसे ही थाली सरकाई तो पहला शख्स बोला, तुम बैठो, मैं आता हूँ, तुम्हें तो सजा भी देनी है। सजा? अनिल हंसने लगा। वह शख्स एक कोने की तरफ गया और जब लौटा तो उसके हाथ में एक रस्सी थी। बात करते करते उसने अनिल के हाथ पैर बांधने शुरू कर दिए। अनिल अब भी भैया भैया कहते हुए हंस रहा था। तभी उस शख्स ने नानचक में अनिल की गर्दन फंसा ली और जोर से खींचने लगा। नानचक यानी स्टील की दो पाइप या लकड़ी के दो डंडे जो एक चैन से जुड़े होते हैं। अनिल तड़पने लगा और दबी हुई आवाज में बोला, भैया छोड़ दो, छोड़ दो। अनिल की आंखें लाल पड़ गईं और जीभ बाहर निकल आया। कुछ ही मिनटों में अनिल की गर्दन टूट गई। अब उसका छटपटाना बंद हो गया। पसीने से तरबतर कातिल ने गमछा उठाया और अपने माथे के पसीने को पोंछा। फिर दीवार पर टंगे झोले से एक धारदार चाकू निकाला। अनिल को पैर से पकड़कर घसीटते हुए नाली के पास ले गया और चाकू से उसके कपड़े फाड़कर उतार दिए। अनिल के शरीर पर अब सिर्फ एक ही अंडरवियर बचा था। कातिल ने शर्ट की बाहें ऊपर उठाई और जमीन पर बैठ गया। अनिल का सर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे चाकू से उसका गला रेतने लगा। खून की धार बहने लगी। फर्श पर खून फैल गया और नाली में बहने लगा। अचानक वह रुका और हाथ झाड़ते हुए खड़ा हुआ। फिर वह एक दीवार की तरफ गया और दीवार पर टंगे झोले को उठा लाया। उसमें से एक भारी गणासे नुमा औजार निकाला। इस औजार से अनिल की गर्दन पर जोर से 4-5 वार किए। अनिल का सिर धड़ से अलग हो गया। उसने सिर को एक पोटली में रखा और धड़ के ऊपर अखबार लपेटने लगा। अखबार खून से सन गया और जब खून बंद नहीं हुआ तो वह दौड़कर एक कमरे में गया और वहां से कपड़े उठा लाया और कपड़े को धड़ पर लपेटने लगा। खून अब भी रिस रहा था। यह देखकर वह शख्स अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कुछ सोचने लगा और फिर अचानक उठा और एक कमरे से प्लास्टिक की बोरी उठा लाई। उसे फाड़कर उसकी धड़ पर 4-5 बार लपेट दिया। इसके बाद कुछ देर तक लाश को बैठकर देखता रहा। जब खून रिसना बंद हो गया तो वह लाश के पैरों को छाती की तरफ मोड़कर बांध दिया और फिर बैठकर देखने लगा कि खून कहीं से बाहर तो नहीं निकल रहा। खून का रिसना अब बंद हो चुका था। पास ही प्लास्टिक की दूसरी बोरी रखी थी। कातिल ने लाश को उसी बोरी में ठूस दिया और फिर बोरी को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया और उसे एक टोकरे में रख दिया और टोकरे के ऊपर से एक और बोरी लपेट दी। इसके बाद उसने आराम से पूरे कमरे और नाली में फैले खून को साफ किया। फिर चाकू और गड़ासा धोया और उसे एक झोले में रख दिया। अब रात के 2 बज चुके थे। वह एक कॉपी लेकर आया और एक पन्नी पर कुछ लिखने लगा। कुछ देर बाद उस पन्ने को कॉपी से फाड़ा और फिर लाश वाले टोकरे में रख दिया और फिर वहीं पर बैठकर सुस्ताने लगा। सुबह करीब 3 बजे उठा। घर के बाहर इंजन वाली रेहड़ी खड़ी थी। उसने लाश वाले टोकरे को अपने सिर पर उठाया और रेहड़ी के पीछे लाद दिया। कमरे में ताला लगाया और फिर रेहड़ी लेकर हैदरपुर बादली आउटर रिंग रोड से होते हुए तिलक नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी रेहड़ी खराब हो गई। इधर उधर देखने के बाद एक मंदिर दिखा। वह रेहड़ी को खींचते हुए मंदिर के किनारे ले गया। रेहड़ी यहीं छोड़ दी और लाश वाला टोकरा सिर पर रखकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद डीटीसी की बस आई। वह हाथ देकर बस को रुकवाया और उसमें चढ़ गया
और लाश वाले टोकरे को सीट के नीचे डाल दिया और वहीं पर बैठ गया। तिलक नगर बस स्टॉप आते ही वह टोकरा लेकर उतर गया। अब उसने एक ऑटो बुक किया। ठंडी हवा में झपकी लेते हुए 3-4 किलोमीटर पहुंचा ही था, तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार पड़ी। सामने तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 था। उसने ऑटो वाले से कहा, यहीं रोक दे, यहाँ से मैं पैदल चला जाऊंगा। ऑटो से उतरा, पैसे दिए और टोकरे को अपने सिर पर रखकर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसे याद आया, इसी गेट पर तो बलबीर सिंह रहता है। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो गेट नंबर 3 से करीब 20-25 कदमों की दूरी पर एक एटीएम था। उसने लास्ट वाले टोकरे को एटीएम के सामने सड़क पर रखा और फिर वापस लौट गया। सुबह के 7:30 बजे तिहाड़ जेल के पास हरिनगर थाने की फोन की घंटी बजी। ड्यूटी ऑफिसर बालकिशन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। बालकिशन सोचने लगा, सुबह सुबह कोई मजाक कर रहा होगा। वो भी पलटकर गाली देने लगा। फोन कट गया। फिर 100 नंबर पर कॉल आया। आवाज आई, ठुल्ले सुन, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर 2 निठल्ले पुलिस वाले बैठे हैं। वहां पर एक टोकरी में लाश रखी है, जाकर देख। अगर तू इस मर्डर के लिए मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ कर दिखाओ। एसएचओ होशियार सिंह ने तुरंत 2 कांस्टेबल को आवाज लगाते हुए कहा, जाकर देखो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास कोई लाश रखी है क्या। दोनों कांस्टेबल भागते हुए गेट नंबर 3 पर पहुंचे। सामने एक टोकरा था। पास गए तो टोकरे में एक बोरी थी और जब बोरी खोली तो उसमें एक लाश थी। तभी हरिनगर थाने के इंस्पेक्टर सुंदर यादव भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, बोरी से लाश को निकालो। दोनों कांस्टेबल लाश को बोरी से बाहर निकालने में जुट गए, लेकिन जैसे ही लाश बोरी से बाहर निकली सभी चौंक गए। लाश का सिर गायब था। धड़ में प्लास्टिक के साथ छोटे छोटे बच्चों के कपड़े और अखबार लिपटे हुए थे। लाश के एक हाथ पर अमित नाम का टैटू बना था और दूसरे हाथ पर भगवान शिव और बिच्छू बना हुआ था। पुलिस ने जब पूरा टोकरा पलटा तो उसमें से एक चिट्ठी मिली। खून से रंगी चिट्ठी में टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, दिल्ली पुलिस, कान खोलकर सुन लो। अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब मैं हकीकत में मर्डर किया हूँ। अगर इस मर्डर के लिए तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे दिल्ली पुलिस ऊपर से नीचे तक के सभी स्टाफ अपने माँ बाप की असल में पैदाइश हो। नहीं तो गलत केस लगाना बंद करो, वरना ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। मैं कोई गैंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर रहेगा, क्योंकि इसके सबूत हैं कि 2003 में नवंबर के महीने में 1 नंबर गेट पर मैंने मर्डर करके डाला। उसको भी तुम लोग खोल नहीं सके और ना ही इसको खोल पाओगे। ये हमारा वादा है, वरना गलत केस लगाना बंद करो, या फिर अगर इस केस को खोल सकते हो तो खोलकर दिखा दो। तुम्हारे इंतज़ार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा। इस चिट्ठी के शुरुआत में दिल्ली पुलिस के लिए भद्दी भद्दी गालियां भी लिखी थीं। थोड़ी देर बाद एसएचओ होशियार सिंह का फोन फिर बजा। आवाज आई, क्या किया लाश का। एसएचओ होशियार सिंह ने कहा, भाई साहब कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो। उधर से आवाज आई, अच्छा तो तू अब भाई साहब पर आ गया। चैलेंज देता हूँ, पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने होशियार सिंह के हाथ से फोन लिया और गुस्से में कहा, ओ बदमाश, बदतमीज, सुन ले, मेरा चैलेंज है, तुम्हें पकड़ कर दिखाऊंगा। खिंचती हुई उधर से आवाज आई, अच्छा तो तू इंस्पेक्टर बोल रहा है, तुझे मेरा चैलेंज है, दम है तो तू मुझे पकड़ कर दिखा। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह को इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ बनाया गया। लाश, चिट्ठी, टोकरा, अखबार और छोटे बच्चों के कपड़े को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब सुंदर सिंह ने हरिनगर थाने में आए फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी। जिस नंबरों से कॉल आया था उसमें से एक नंबर नागल सराय और दूसरा तिलक नगर का था। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह तुरंत हेड कांस्टेबल रोहितास, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र पहलवान और एएसआई वीरेंद्र त्यागी के साथ नागल सराय पहुंचे। सामने टेलीफोन बूथ में ऑपरेटर बैठा था।
हेड कांस्टेबल रोहितास ने कड़क आवाज में पूछा, यहाँ कोई फोन करने आया था क्या? ऑपरेटर नशे में धुत था। पुलिस को देखते ही लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला, साहब एक तो आया था लेकिन याद नहीं। इंस्पेक्टर सुंदर यादव ने टीम से कहा, चलो तिलक नगर चलते हैं, ये नशे में है, कुछ बता नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर सुंदर यादव टीम के साथ तिलक नगर पहुंचे। वहां टेलीफोन बूथ पर ऑपरेटर राम बाबू चौरसिया बैठा था। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा, सुबह सुबह यहाँ कोई कॉल करने आया था क्या? ऑपरेटर बोला, साहब एक आदमी आया था, बातचीत से लग रहा था वह बिहार का रहने वाला है और फ़ोन करने के 12 रुपये देकर गया है। इंस्पेक्टर ने पूछा, उसे पहचान पाओगे? ऑपरेटर, कोई फ़ोटो हो तो पहचान लूँगा। इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल रोहितास से कहा, तुरंत स्केच आर्टिस्ट बुलाकर स्केच बनवाओ।